और इसी के साथ साथ देखिए आज दिवाली का भी दिन है और अयोध्या की दिवाली हर बार खास होती है, लेकिन इस बार और ज्यादा खास है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। सरयू घाट पर भव्य और दिव्य तरीके से दिवाली मनाई गई और इसी के साथ दो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए। अयोध्या का ऐसा कोई घाट नहीं, कोई कोना नहीं जहां दीपोत्सव की रोशनी नहीं थी। सरयू घाट पर लाखों दिए जगमगाते दिखाई दिए। रिकॉर्ड बुक से अलग ये दिए हर साल अयोध्या में आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इस बार भी यही हुआ। पिछले साल 21 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार कुल 25,12,585 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। दावा किया गया कि ये दिए 55 घाट पर जलते रहे। ये दिवाली ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है। इसे लेकर नवनिर्मित रामलला के मंदिर में खास रंगोली बनाई गई, जिसमें फूलों का इस्तेमाल हुआ, तोरण द्वार भी बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रिकॉर्ड संख्या में दिए जलाने पर बधाई दी। अपने संदेश में पीएम ने कहा, अलौकिक अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर में अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात यह पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। तो अयोध्या में इसी भव्य और दिव्य दिवाली को मनाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और उन्होंने संदेश दिया कि डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करती है। अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचे। त्रेता में जिस तरह राम जी अयोध्या लौटे थे, उसी दृश्य को एक बार फिर चरितार्थ किया गया। इसके बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हुए, जिसे खुद योगी आदित्यनाथ ने खींचा। अयोध्या की सड़कों पर झांकियां निकली, लोगों ने फूल बरसाए। रामकथा पार्क में प्रभु राम का तिलक हुआ, विधि विधान से पूजा की गई और फिर योगी ने अयोध्या की ऐतिहासिक दीपावली पर वो बात कही जिसकी गूंज मथुरा काशी में सुनाई दी। 47 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। योगी ने कहा कि विरासत और विकास का प्रयास भी अब मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ है और ये यूपी में रुकेगा नहीं। अभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होना है, उसके लिए भी अयोध्या को तैयार रखना है। और चलिए बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ही सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद चेहरा है। तो वहीं जयंत पाटिल कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। सीएम एकनाथ शिंदे को आड़े हाथों लिया, धारावी के रेनोवेशन का मुद्दा उठाया, कहा असली नकली की नहीं महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है, लेकिन फिर बात महाविकास अघाड़ी के सीएम उम्मीदवार की आ गई। जो सर्विस है जो राज्य के हित के बारे में कहता है, सेल्फलेस है, तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ये तो सारे सर्विस में आ रहे हैं। वहीं एनसीपी पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने एबीपी शिखर सम्मेलन में कहा कि सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि असली एनसीपी शरद गुट ही है। शरद पवार जहां से खड़े होते हैं वहीं से महाराष्ट्र में लाइन लगती है। सुप्रिया सुले भी बन सकती है, कोई तकलीफ नहीं है हमारे लिए। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगी? जो सबको अप्रूव है वो तो बनेंगी। जयंत पाटिल के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, महाविकास अघाड़ी में सीएम को लेकर सिर फुटबल जारी रहेगी। इन सबको देखकर लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर लट्ठम लट्ठा जारी है और ये लट्ठम लट्ठा चुनाव हारने तक जारी रहेगा। और देखिए एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से महायुति की ही सरकार बनेगी और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। एबीपी न्यूज के सियासी मंच पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लौटेगी। देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करेगी। सभा के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली है, उनका फेक नैरेटिव अब नहीं चल रहा है। मुझे विश्वास है कि हम लोग सेंचुरी पार कर पाएंगे। महायुति में सीटों को लेकर खींचतान और खासकर नवाब मलिक पर चल रही बयानबाजी पर देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर अपना पक्ष रखा। हमने बहुत साफ शब्दों में राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये कहा था कि नवाब मलिक इनको आप टिकट मत दीजिए, अलायंस में हम उनका काम नहीं करेंगे, बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था। बावजूद इसके उन्होंने उनको बी फॉर्म दिया, वो खड़े हुए। मैं बीजेपी की बहुत स्पष्ट भूमिका बताता हूँ
भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ और है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में डिप्टी सीएम अजित पवार से नवाब मलिक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नवाब मलिक पर रास्ता निकालेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के सामने उम्मीदवार खड़ा करना यह गलती थी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति में सीटों को लेकर अभी भी गतिरोध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से नवाब मलिक को लेकर महायुति में चल रहे बयानबाजी पर एबीपी के शिखर सम्मेलन में अजित पवार ने अपना पक्ष रखा। विड्रॉल जब खत्म होगा आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा, ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। मतलब नवाब मलिक वापस ले लेंगे नामांकन? अभी कैसे पत्ते खोलूं? अजित पवार ने कहा कि एनसीपी में लड़ाई असली नकली की नहीं है। उन्होंने एनसीपी शरद गुट की तरफ से अपने भतीजे योगेंद्र पवार को बारामती से उम्मीदवार बनाए जाने पर शरद पवार पर निशाना साधा। हर एक को अधिकार रहता है खड़ा होना या नहीं होना। उनको अच्छा लगा कि यही कैंडिडेट मेरे खिलाफ अच्छा लड़ेगा तो उन्होंने खड़ा किया है। उसके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, आपने जब सुनेत्रा को सुप्रिया के सामने खड़ा किया वो मेरी गलती थी। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल पर अजित पवार ने खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले नतीजे आने दीजिए, इसके बाद इस मुद्दे पर फैसला होगा। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए हैं। अपराध के मुद्दे पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को योगी मॉडल अपनाने की नसीहत दी। कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मनमाफिक सीट नहीं मिलने से वो एनडीए से छिटक गए और आरजेडी के साथ सियासी गठबंधन कर लिया। अब उनके बयान से बिहार में नई सियासी बयार बहती दिख रही है। राज्य में जिस तरीके से अपराध, इस तरीके से मनोबल बढ़ गया, इस तरीके से घटना हो रहा, आए दिन लोगों को गोली मारा जा रहा है, जहरीला शराब से लोग मर रहे हैं और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए ना बगल में वो योगी जी को किस तरीके से सरकार चला रहे और 75 साल के बाद एक बुजुर्ग को सपना आ रहा है फिर से हम मुख्यमंत्री बने। मुजफ्फरपुर पहुंचे मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता अपराधी की खौफ से पूरा दहशत में है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही, लेकिन नीतीश कुमार को बस अपनी कुर्सी को बचाए रखनी है। तो यूपी के सीएम बिना किसी परवाह किए अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब दिख रहे हैं। आप देखिए ना बगल में वो योगी जी को किस तरीके से सरकार चला रहे। कुछ मामले में कुछ लोग गलत है तो कुछ मामले में सही है। राज जो है ऐसे लूझबूझ नहीं चलता, राज जो है रुआब से चलता है। दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टर्स और होर्डिंग्स को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल छठ महापर्व के लिए लगाए गए होर्डिंग्स को हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। दिल्ली में कोई पर्व या त्योहार हो उसे लेकर सियासत ना हो, ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो। अब छठ महापर्व को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। चिराग दिल्ली में छठ महापर्व के लिए लगाए होर्डिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का दावा है कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो दोपहर में आए और फिर उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसका विरोध किया और फिर उसके बाद शाम तक जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के नेता और साउथ जोन के चेयरमैन किशन जाखड़ चिराग दिल्ली में धरने पर बैठ गए और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। भाजपा क्या चाहते हैं, इस पे अपना स्पॉन्सर्ड एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाना चाहते हैं। चिराग दिल्ली में मुख्य सड़क पर बनाए गए छठ महापर्व की बधाई देते हुए द्वार को हटाने को लेकर विवाद फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। कई होर्डिंग तो हटा दिए गए, लेकिन फिलहाल पोस्टर लगे द्वार को नहीं हटाया गया है। तो दिवाली पर पटाखा बैन को लेकर बाबा बागेश्वर की तरफ से सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि आखिर हिंदू त्योहारों पर ही ये सब ज्ञान क्यों दिया जाता है। बाबा बागेश्वर की इस बात पर तौकीर रजा ने जवाब देते हुए कहा कि पटाखे जलाने का समय तय किया जाए। दिवाली पर प्रदूषण का हवाला देकर पटाखे बैन करने वाली थ्योरी पर बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाए हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि आखिर दिवाली पर ही पटाखों पर रोक क्यों? 1 जनवरी को इनका ज्ञान गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है प्रदूषण होता है। बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाया कि जब 1 जनवरी और दूसरे मौकों पर पटाखे फोड़े जाते हैं तब इसका विरोध क्यों नहीं होता। दिवाली पर पटाखा बैन का विरोध करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि पटाखे जलाने की समय सीमा तय की जाए। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो
पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? वहीं संतों ने बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन किया है। संतों का कहना है कि दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। पटाखा बैन का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और पर्यावरण का हवाला दे रहे हैं। वहीं संतों का कहना है कि सभी त्योहारों के लिए गाइडलाइन बननी चाहिए। अब बात करेंगे पराली को लेकर। देखिए, पंजाब के फिरोजपुर में सख्ती है, लेकिन उसके बाद भी पराली जलाने के मामले रुक नहीं रहे हैं। पंजाब की जो पुलिस है वो खुद लोगों को सतर्क कर रही है, खुद खेतों में जाकर आग को बुझाने का काम कर रही है, खास मुहिम भी चला रही है। आजकल इस तरह की तस्वीरें आम हैं। धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं आम है। सरकार और प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है, सख्त नियम भी बनाए गए हैं, प्रशासन सख्ती भी दिखा रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। लिहाजा फिरोजपुर में पुलिस खेतों में पहुंची और किसानों से पराली न जलाने की अपील की। 222 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਗਾঁव ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। फिरोजपुर में लगातार प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम जहां कहीं आग लगने की खबर मिलती है वहां पर बुझाने के लिए पहुंच जाती है। की बढ़ती प्रॉब्लम को देखते हुए फिरोजपुर पुलिस हर संभव प्रयास कर रहा है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫਰੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾँव-ਗਾँव ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਓ ਅਫਸਰ, ਸਾਡੇ SHO ਸਾਰੀ ਟੀਮੇ ਜਾ ਰਹੀ